जोरदार तालियों के साथ राजस्थान के विकास पुरुष कहे जाने वाले, राजस्थान के गांधी कहे जाने वाले आपके प्यार को हम समझ सकते हैं, आपके जोश और जुनून को समझ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। देवियों, सज्जनों, सम्मानित अतिथिगण, बाजी का तालाब के सौंदर्यीकरण और सीवरेज तंत्र के सुदृढ़ीकरण परियोजना विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह में आप सभी का स्वागत। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राजस्थान की गांधी कही जाने वाली हमारी इसी धारा के लाडले, जमीन से जुड़े जन जन के चहेते माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत साहिब और साथ प्रभारी मंत्री जोधपुर सुभाष गर्ग साहिब और तमाम जन प्रतिनिधिगण जो हमेशा उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं। सिर्फ जोधपुर ही नहीं, राजस्थान के विकास को किस गति से आगे बढ़ता देखना चाहते हैं हम भी और आप भी, ये आप देख रहे हैं। हर आहट में हमारे साथ होते हैं। आज का ये अवसर तो हमारे शहर को सजाने संवारने का एक ऐतिहासिक अवसर है। शहर की प्रमुख धरोहर में से एक बाईजी का तालाब को सजाने संवारने का काम है। सौंदर्यीकरण से धरोहर फिर से उसी सौंदर्य को प्राप्त करेगी जो आज से कुछ बरस पहले थी। साथ ही शहर की सुंदरता में आ रही बाधाएं, स्वच्छता में आ रही बाधाएं भी, और शहर स्वच्छ रहेगा उनको भी, बाधाओं को भी दूर करना है। अगर शहर स्वच्छ रहता तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सोच अच्छी रहेगी। तब कहते हैं कि पहला सुख। राज्य का कायाकल्प होने वाला, ये मान के चलिए पिछले 2 दिनों से हम देख ही रहे हैं। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साथ हमारे साथ बना रहे, हर बार बना रहे, बस यही चाहते हैं। मैं अब निवेदन कर रहा हूं स्वागत के लिए साफा पहनाने के लिए छोटू खान जो मनोनीत पार्षद हैं, मुख्यमंत्री महोदय को साफा पहना के उनका स्वागत करें। शहर की स्वच्छता को लेकर, शहर के विकास को लेकर, राज्य की स्वच्छता को लेकर, राज्य के विकास को लेकर हमेशा संवेदनशील रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। गुलदस्ता के लिए निवेदन, मनीषा जी पवार शहर की एमएलए और कुंती जी देवड़ा महापौर नगर निगम उत्तर, अब दोनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गुलदस्ता भेंट करें और हम दुआ करें ईश्वर से हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमेशा ऐसे ही चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते रहें। जोरदार तालियां यहां आप दे दीजिए। गुलदस्ते के साथ तालियां नहीं होती तो बड़ा अधूरा लगता है। साफे के लिए जी जी सुभाष जी गर्ग साहब भी हमारे बीच विराजे हैं। साफे के लिए निवेदन, श्री गणपत सिंह जी चौहान नेता प्रतिपक्ष नगर निगम दक्षिण, आप हमारे प्रभारी मंत्री महोदय को साफा पहनाकर स्वागत करें। और बुके के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं इरफान बेली, पार्षद वार्ड 44 यानी कि स्थानीय पार्षद हैं। इरफान बेली साहिब आप आए और बुके प्रदान करें सुभाष जी गर्ग साहिब को। जी, बहुत जरूरी एक मोमेंटो भी। सलीम साहब चरखा भेंट कर रहे हैं मोमेंटो प्रतीक के रूप में। बेली साहब साथ में है और ये वो निशानी, वो स्मृति चिन्ह जो हमेशा हमारी यादों में बसा रहे। बहुत जी, सलीम खान साहब, यही तो प्यार है। प्यार यही होता है।
अपने हिस्से का प्यार वैसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। निवेदन अब श्रीमती कुंती देवड़ा साहिबा से, महापौर नगर निगम जोधपुर उत्तर, शब्द पुष्पों के सहारे यानी कि स्वागत भाषण के लिए पधारें आगे। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित बाईजी का तालाब सौंदर्यीकरण एवं सीवरेज तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना RUIDP के शिलान्यास समारोह में विशेष तौर पर पधारे हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र जी सोलंकी साहब, प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, उपस्थित शहर विधायिका मनीषा जी पवार, विधायक कृष्णाराम जी विश्नोई साहब, पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़ साहब, श्रीमती संगीता जी बेनीवाल, जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान साहब, दक्षिण से अध्यक्ष नरेश जोशी जी, श्री रमेश जी बोराड़ा साहब, प्रोफेसर अयूब साहब, उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी भाई, बिनाका जी मालू, उप जिला प्रमुख विक्रम बिश्नोई जी, इस क्षेत्र से पार्षद एवं वरिष्ठ कांग्रेसी छोटू उस्ताद साहब व पार्षद इरफान बेली, सम्मानित मंच, जिलाधीश महोदय, जिला प्रशासन एवं यहाँ उपस्थित उत्तर एवं दक्षिण से पधारे सभी पार्षदगण, पार्षद प्रत्याशीगण, मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान के इस दूसरे बड़े शहर महानगर जोधपुर के यशस्वी मुख्यमंत्री के तीसरे कार्यकाल को राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जोधपुर को महानगर बनाने में आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संभवतः भारत के जोधपुर ही एकमात्र शहर है जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सी संस्थाएं एक साथ यहाँ है। चाहे एम्स की बात कहें, चाहे IIT की बात कहें, चाहे FDDI की बात कहें, 2 विश्वविद्यालयों की बात कहें, NLU की बात कहें, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिनटेक यूनिवर्सिटी जो राजीव गांधी के नाम से यहाँ बनने जा रही है, और अनेकों छोटी बड़ी संस्थाएं, ये सब जो एक ही शहर जोधपुर में है, ये अशोक जी गहलोत साहब की देन है। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की जो कार्यशैली है वह योजनाओं से ये स्पष्ट होता है कि समाज के निम्न वर्ग तक इन योजनाओं की पहुंच बनाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को वे आहुत रहते हैं। सबसे बड़ी योजना जो आज पूरे हिंदुस्तान में विख्यात है वो है चिरंजीवी योजना। उन्होंने पहले इसमें 5 लाख की निधि दी, उसके बाद 10 लाख का इलाज आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी अस्पताल में, चाहे प्राइवेट हो या चाहे सरकारी हो, निशुल्क करा सकता है। और साथ ही साथ 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा, अगर कोई कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक्सीडेंटल बीमा भी इसमें जुड़ा है। और पिछले 2 दिन से हमें ये जानकारी मिली है कि अगर किसी को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें 10 लाख से ज्यादा खर्चा आता हो,
तो भी राज्य सरकार वो वहन उठ करेगी। आज के जीवन में जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण समस्या हम जिससे प्रभावित होते हैं वो है बिजली, पानी या सड़कें। मैं आपको बताना चाहती हूं किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में 50 यूनिट बिजली फ्री कर लाखों किसानों को राहत दी है। और अगर पानी की बात कहें तो अभी हम प्रदर्शनी में ये देख रहे थे कि किस तरीके से इंदिरा गांधी कैनाल का तीसरा फेज शुरू हो चुका है और जोधपुर में जल्द ही पानी की समस्या से भी निजात मिलेगी। मैं बताना चाहती हूं कि अगर सड़कों की बात कहें, इससे पूर्व जहां हम पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में कार्यक्रम में थे, वहां के मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर कहा कि जो पिछले दिनों में बरसात हुई और जिस कारण से पूरे जोधपुर की सड़कें उजड़ गई हैं, जिस तरीके से उन्होंने 10 करोड़ का बजट विधायकों को दिया है और 40 किलोमीटर सड़कें नगर निगम को दी है, उसके अलावा अगर उससे ज्यादा की राशि भी अगर लगती है सड़कों को सुधारने में तो राज्य सरकार उसमें सहयोग करेगी। मैं धन्यवाद देती हूं मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने कई ऐसी योजनाएं इस बजट में दी। चाहे शिक्षा की बात कहें, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें, 1000 से ज्यादा स्कूलें अंग्रेजी माध्यम की जोधपुर शहर में खोली जाएंगी। और मैं बताना चाहती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि जो कन्या महाविद्यालय आपने जोधपुर में दिए और विशेष तौर पर जो मगरा पुंजला में कन्या महाविद्यालय संचालित हो रहा है, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें NSUI की 4 सीटों पर हमारे प्रत्याशी विजयी प्राप्त हुए हैं। मैं धन्यवाद देती हूं पुनः मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिकों की पुरानी पेंशन को लागू किया, जिसमें लाखों करोड़ों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आने वाले समय में उम्मेद उद्यान में जो सुमेर लाइब्रेरी का निर्माण होने जा रहा है और जो आधुनिकीकरण उसमें होगा वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। स्मार्ट सिटी के नाम से जोधपुर को जो 1500 करोड़ रुपए हाल ही में हमारे जिलाधीश महोदय ने एक बैठक बुलाकर डिस्कस किया था, उससे भी ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में शहर एक स्मार्ट सिटी के नाम से एक नया रूप लेगा। सामाजिक क्षेत्र की बात कहें, चाहे वृद्धा अवस्था पेंशन की बात हो, चाहे विधवा पेंशन की बात हो, चाहे एकल महिला पेंशन की बात हो या कहीं भी महिलाओं के सम्मान की बात हो, मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूं कि जिस तरीके से उनका एक सपना था कि कोई भूखा ना सोए, उस सोच को सार्थक करने के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी रसोई योजना को प्रारंभ किया और उसमें आज हजारों मजदूर वर्ग के लोग जो सुबह कमाकर एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, उसके लिए उन्होंने 8 रुपए के तर्ज पर भोजन दिया। नगर निगम के माध्यम से इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना के द्वारा लोगों को लोन दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बजट घोषणा में जोधपुर को उन्होंने कई ऐसी सौगातें दी हैं, जो चाहे नागादाड़ी से ओवरफ्लो नाले की बात कहे, चाहे कई ऐसे कार्य जो जोधपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक साबित होंगे। उपरोक्त इन सभी के अलावा वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण और अतुलनीय योजना है वो है प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021। ये ऐसी योजना है जो कि बहुत ही अभूतपूर्व योजना है और भूतो न भविष्य तो है। आने वाली कई पीढ़ियां इस योजना से लाभान्वित होने जा रही हैं। प्रत्येक गरीब को छत मुहैया हो, यह आदरणीय अशोक गहलोत साहब का सपना है तथा इस सपने को साकार करने के लिए अपने प्रत्येक कार्यकाल में उन्होंने ऐसे अभियान चलाकर गरीबों व अल्प आय वर्ग को सस्ती दरों में मकान उपलब्ध करवाए हैं। तीसरे कार्यकाल के दौरान
31/3/2023 तक चलाए जाने वाले अभियान में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने इस तरह से पट्टे देने हेतु कृषि भूमि, आबादी भूमि तथा राजकीय भूमि को नियमित करने हेतु जो छूटें दी है तथा नियमन राशि को नगण्य रखा गया है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। आज जिस शिलान्यास के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, जोधपुर में जो पुरानी सीवरेज लाइन व नई सीवरेज लाइन हेतु 340 करोड़ रुपए RUIDP योजना से सीवरेज दुरुस्त करने में, जिसमें नवीन सीवरेज के लिए 212 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी, 450 किलोमीटर पुरानी सीवरेज लाइन का कंडीशन असेसमेंट होगा, 13 किलोमीटर से ज्यादा पुरानी सीवरेज लाइन का रिहैबिलिटेशन होगा, जिसमें 5 STP का निर्माण भी होगा। और मैं बताना चाहती हूं कि जिस तरीके से बाईजी तालाब का जीर्णोद्धार होगा, सौंदर्यीकरण होगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि बाईजी तालाब के सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण के साथ साथ उसे एक आमदनी का स्रोत भी बनाया जाए, ताकि जो नगर निगम की वर्तमान में स्थिति है उसमें एक रेवेन्यू का सोर्स वो बन सके, ऐसी मैं आपसे गुजारिश करती हूं। आज मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहती हूं, जो लंबे समय से हमारी एक मांग थी कि जिस तरीके की समस्या हर बरसात में जमकू का झाव और गेवा में पैदा हो जाती है, बरसाती पानी का निकासी का कोई साधन वहां नहीं था, उसके लिए आपने 750 करोड़ कल ही सैंक्शन करके उसमें एक जल्दी नाले का निर्माण होगा, जिसमें जमकू का झाव और गेवा क्षेत्र जो हर वर्ष बरसात में एक तालाब सा प्रतीत होता है, उसमें जल्दी सुधार होगा। इसके साथ साथ जो किला रोड पर जाते हैं तो अंबेडकर पार्क हमें नजर आता है, उसके जीर्णोद्धार के लिए और उसमें सौंदर्यीकरण के लिए आपने 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, उसके लिए भी मैं आपको विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जोधपुर शहर को इतनी सारी विकास की सौगातें उपलब्ध करवाने हेतु मैं जोधपुर शहर वासियों व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपका बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूं। आप सभी जोधपुर वासियों से मैं ये कहना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर के लिए अपना दिल खोलकर रख दिया है। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आने वाले 2023 में और 2024 में मुख्यमंत्री जी को भारी मतों से और पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाकर पुनः चौथी बार इन्हें मुख्यमंत्री बनाए और 2024 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आए, तभी वो असली धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को होगा। मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं पूरा जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और जिलाधीश महोदय हिमांशु जी गुप्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके सहयोग से आज बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी का यहाँ पे प्रदर्शन हुआ और बहुत सुंदर कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हुआ। इसलिए पूरा जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष तौर पर आप सभी यहाँ पधारे, उसके लिए मैं महापौर होने के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद महापौर साहिबा श्रीमती कुंती देवड़ा साहिबा। इतनी योजनाएं नाम गिनाओ तो शायद याद भी नहीं रही। सुबह भी घोषणा हुई थी कि टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए करोड़ों की सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। फिर चिरंजीवी है, FDDI है, एम्स है, NLU है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है, फिनटेक है, IIT है, बिजली की 50 यूनिट तक की छूट है, यानी कि कई घरों में बिजली बिल्कुल मुफ्त हो चुकी है। मैं अब निवेदन कर रहा हूं कि आज जिस मौके के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आइए उन पर नजर डालें, विकास कार्य पर एक नजर डालें और उसके बाद निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। अनिल चला जी। बाजी का तालाब जैसा अभी दिखाई दे रहा है, बहुत हटके 14 करोड़ का इसका कुल बजट रहेगा और इसके बाद पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा, जैसा कि महापौर साहिबा ने कहा था। ये देखिए लेआउट प्लान है इसका, इसमें क्या क्या कुछ होने वाला है, कैसा ये बनेगा आने वाले दिनों में। टेक्निकल ये अभी देख सकते हैं। ये पुरानी अवस्था देखिए, पुराना बाजी का तालाब वैसा नहीं है जो हम सपनों में अगर सोचते हैं वैसा, लेकिन सपने में जो बाजी का तालाब अब आया है वो ऐसा है।
निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस शिलान्यास को अपने हाथों से करें। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, जोधपुर शहर में सीवरेज तंत्र सुदृढ़ीकरण की परियोजना, ये देखिए, ताकि हमारा शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, सोच भी ऐसी रहे। बड़ी लंबी योजनाएं, ये सीवर लाइन का नक्शा है, आपके सम्मुख देख सकते हैं कितनी बड़ी योजना है। बहुत सारे क्षेत्र, लगभग जो आउटसाइडर है वो भी और शहर के अंदर जो है वो तमाम शहर इससे लाभान्वित होने वाला है। शहर का जो क्षेत्र है उससे लाभान्वित होने वाला है। तमाम वो लोग देखिए कहाँ तक फैली है ये परियोजना। सीवरेज लाइन का मूल्यांकन का जो नक्शा है जोधपुर शहर का प्रस्तावित, ये पुरानी सीवरेज लाइन का मूल्यांकन नक्शा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने हाथों से इसका भी शिलान्यास करें और जोरदार तालियों के साथ आप करें स्वागत। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, क्योंकि 2 दिन से ये हम देख भी रहे हैं कि जो मांगा जाता है उससे बढ़कर दिया जाता है। मांगने वाले हार रहे, थक जाते हैं, लेकिन देने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा देते रहते और देने की चाहना भी है। निवेदन शहर की हमारी एमएलए मनीषा जी पंवार साहिबा, जो बहुत सर्व सुलभ है, हर एक से मिल लेती है, हर एक की समस्या सुनती है, आए और अपना संबोधन दें। सबसे पहले अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। आज हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि हमारे बीच में एक बार पुनः इस शहर के विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जननायक, हमारे गांधीवादी नेता हमारे बीच में हैं। आदरणीय सुभाष जी गर्ग, माननीय मंत्री राजस्थान तकनीकी शिक्षा एवं प्रभारी मंत्री जोधपुर, आदरणीय राजेंद्र जी सोलंकी साहब, अध्यक्ष पशुधन बोर्ड, आदरणीय कुंती जी परिहार, मेयर उत्तर, आदरणीय कृष्णाराम जी विश्नोई विधायक, आदरणीय पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़ साहब, संगीता जी बेनीवाल जी, आदरणीय अध्यक्ष नरेश जोशी जी, आदरणीय अध्यक्ष सलीम खान जी, आदरणीय अयूब साहब प्रत्याशी सूरसागर, आदरणीय रमेश बोराणा जी, सुनील जी परिहार, विक्रम जी विश्नोई, बिनिका मालू जी, अब्दुल करीम जॉनी जी, हमारे आदरणीय वरिष्ठ छोटू उस्ताद, मनोनीत पार्षद, आदरणीय प्रतिपक्ष नेता दक्षिण गणपत सिंह जी चौहान साहब, यहाँ से पार्षद श्री इरफान बैली जी, सभी सम्मानित मंच सामने विराजमान जोधपुर के सभी वरिष्ठ नागरिकगण, वरिष्ठ कांग्रेस जन, मेरी मातृशक्ति युवा साथियों और हमारे मीडिया बंधु, आज इस जोधपुर की धरा के लिए एक बार पुनः बहुत खुशी और एक ऐतिहासिक दिन है कि हमारे जोधपुर शहर में बुनियादी लोक सुविधाओं का विकास एवं विस्तार आदरणीय जननायक गांधीवादी नेता हमारे मुख्य आदरणीय अशोक जी गहलोत के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। बाईजी का तालाब जो काफी लंबे समय से अपने सौंदर्यीकरण को लेकर और वहां के लोगों द्वारा बराबर मुख्यमंत्री जी के संपर्क के माध्यम से इसके विकास चाहते थे, आज उनका सपना पूरा होने जा रहा है और 14 करोड़ की लागत से बाईजी के तालाब का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। इसके साथ साथ हमारे जोधपुर की सिविल और उसके सौंदर्यीकरण के लिए 340 करोड़ रुपए की सुदृढ़ीकरण परियोजना, शहरी की नवीन सीवर लाइन का विस्तार किया जा रहा है, जिसका लागत 340 करोड़ रुपए लगेगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। इसके साथ साथ मैं बात शुरू करूं, जब पहली बार आदरणीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बने थे तो वो समय था जब एक बहुत बुरा काल आया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी डगडगाए नहीं और उन्होंने हर एक उस गांव में, ढाणी में, घरों में इतना अनाज पैदा कर दिया कि आने वाले कई सालों तक लोगों को अनाज खरीदना नहीं पड़ा। और उसकी बात आज भी गांव ढाणी के लोग करते हैं और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो ऐसी कई अनेक हजारों योजनाएं लेकर आए, चाहे हम जननी शिशु सुरक्षा योजना कहें, चाहे हम मुफ्त दवा योजना कहें, चाहे हम वृद्धा पेंशन कहें, जांच योजना कहें, और इसके साथ साथ
पशु दवा मुफ्त योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से हजारों योजनाएं, हम अगर बात करें तो शायद सुबह हो जाए लेकिन योजना नहीं खत्म होए, इतना सुदृढ़ कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने उनका कार्यकाल दूसरी कार्यकाल में रहा जब वो मुख्यमंत्री थे। इसके बाद जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, विपरीत परिस्थितियों में जब कोरोना काल आया जिसने इस देश को नहीं छोड़ा, इस प्रदेश को नहीं छोड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हार नहीं मानी और अपने कौशल नेतृत्व से एक ऐसी कोरोना की प्रबंधन किया जिसमें हजारों लाखों हमारे इस प्रदेश के लोगों को राहत प्रदान हुई। उन्होंने एक नारा दिया कि मेरे शहर का कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, पैदल नहीं चले। इस नारे को उन्होंने सार्थक किया और इंदिरा रसोई के माध्यम से हर एक आम व्यक्ति को, हर एक आम गरीब को खाना खिलाने का काम किया। और कोई पैदल नहीं चले तो हमारे जो मजदूर वर्ग थे, जो दूर दराज प्रदेशों से यहाँ रहने आए थे, काम करने आए थे, उनको घर तक पहुंचाने का काम मुफ्त में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया। कश्मीर तक, हिमाचल प्रदेश तक, बंगाल तक, और जब गाड़ियां यहां से निकलती थी तो वो मजदूर मुख्यमंत्री जी के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जाते थे और पहुंचकर फोन करते थे कि हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने हमारे परिवार से हमें मिलाया, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उस समय जो हमारा भीलवाड़ा मॉडल बना वो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में विख्यात हुआ। पूरी देश की जनता ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि जिस तरह कोरोना काल का प्रबंधन हुआ भामाशाहों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और जिस समय मुख्यमंत्री जी खुद अस्वस्थ थे लेकिन फिर भी 500 से ज्यादा वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने हर उस गांव ढाणी के सरपंच से, वार्ड पंच से, पार्षद से, जनप्रतिनिधियों से बात कर कर अपनी इस कोरोना काल के प्रबंधन को घर घर पहुंचाने का काम किया, दवाई पहुंचाने का काम किया। सबसे पहला अगर कोई लॉकडाउन हुआ तो हमारे राजस्थान में हुआ, फ्री वैक्सीनेशन का काम किया तो राजस्थान से हुआ, और झुककर मोदी सरकार को भी पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन करना पड़ा। ये सारा अगर किसी कार्य किया तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया। कोरोना काल जिस तरह आया उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया। वो जानते हैं आम आदमी की पीड़ा को कि किस तरह जब एक बड़ी बीमारी लग जाती है, जिस तरह वो हमेशा कहते हैं कि हमारे राजस्थान मारवाड़ की ये परंपरा रही है कि अगर हमारे माता पिता बीमार होते हैं तो अंत तक हम उसका इलाज कराने की कोशिश करते हैं, हम उनको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 10 लाख रुपए तक का बीमा कराया और इसके साथ साथ दुर्घटना बीमा भी इसमें जोड़ा 5 लाख रुपए तक का। अभी आप देखिए जिस तरीके से दुर्घटनाएं हुई, चाहे वो पानी में मग्न हुए, चाहे किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं से, उन सभी परिवारों को 5-5 लाख रुपए का बीमा भी हुआ। और इसके साथ साथ 5 दिन पहले और 15 दिन तक यह इलाज मुफ्त किया जाता है। जब हम महिलाओं से बात करते हैं मुख्यमंत्री जी तो वो ये कहती है कि ऐसी योजना कहीं किसी प्रदेश, किसी देश, किसी विश्व में नहीं है कि हम खाली जेब लेकर जाते हैं और हमारा इलाज 5 स्टार हॉस्पिटलों की तरह होता है। तो उन हजारों माओं की, हजारों पिताओं की दुआएं आपके साथ है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब सड़क पर दुर्घटना हो जाती है तो लोग उसको देखकर निकल जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और हर उस व्यक्ति को लाभान्वित किया कि जो व्यक्ति दुर्घटना कर्मी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएगा उसको 5,000 रुपए का इनाम देगा। तो ये बहुत अच्छी योजना जिससे आम आदमी सड़क पर पड़े हुए व्यक्ति को उठाकर ले जाए, और कई ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री जी हमने भी लाभान्वित करवाया हॉस्पिटलों के माध्यम से कि वो व्यक्ति हॉस्पिटल लेकर गया और उसको 5,000 रुपए का इनाम मिला। और इसके साथ साथ आप देख ही रहे हैं स्वास्थ्य में जिस तरह कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण करना, हमारे भीतरी शहर में सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण करना, हमारे और भी अनेक पीएचसी को सीएचसी और अनेक ऐसी कई विकसित
स्वास्थ्य को योजनाओं को निखार आज जोधपुर में आ रहा है। चाहे हमारा उमेद हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा महात्मा गांधी अस्पताल हो, चाहे हमारा एमडीएम अस्पताल हो, हजारों करोड़ योजनाएं उसमें आज चल रही है। हमारा पश्चिमी राजस्थान आने वाले समय में बंबई और वेदांता से भी टक्कर लेगा, हम ये मानते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा के महत्व को समझते हुए, जिस तरह मुख्यमंत्री जी कल कह रहे थे कि अंग्रेजी बहुत आवश्यक होती है अपने जीवन में आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, उन्होंने महात्मा गांधी के 150वें जयंती समारोह के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों का नाम हमारे महात्मा गांधी बापू के नाम पर रखकर इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की, ताकि हर एक वो व्यक्ति, हर एक आम परिवार का बच्चा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि मैं भी अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके पढ़ सकता हूं। ये देन केवल और केवल हमारे मारवाड़ गांधी अशोक गहलोत साहब की है। इसके साथ साथ हमारे 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1200 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की। हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है मुख्यमंत्री जी वहां एडमिशन कराने के लिए, कोई सिफारिश नहीं चलती, बड़ी पारदर्शिता के साथ वहां बच्चों का एडमिशन होता है, लॉटरी के माध्यम से एडमिशन होता है। मैं उन सभी माता पिताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। इसके साथ साथ खेलों को महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री जी ने कल ही 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की, ताकि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक खेल पहुंच सके। और इसमें कोई आयु सीमा नहीं है, पिता भी खेलेगा, दादा भी खेलेगा, माँ भी खेलेगी और बच्चे भी खेलेंगे। तो देखिए आप कितनी अच्छी योजना खेलों को बढ़ावा देने के लिए, गांव ढाणियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, खेलों के भविष्य को बढ़िया करने के लिए उन्होंने 2% आरक्षित भी खिलाड़ियों के लिए नौकरियां रखी है। मैं समस्त खिलाड़ियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आपने खेलों के माध्यम से जो लोगों को जोड़ने का काम किया है। और इसके साथ साथ कल ही मुख्यमंत्री जी ने शहरी अर्बन राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की शुरुआत जनवरी से करने की घोषणा की। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि शहरों में भी अब इस तरह की प्रतियोगिता होगी, जिससे वार्डवासी एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसी योजना से लाभ उठा सके। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, जिससे जब मुख्यमंत्री दूसरी बार बने थे, धार्मिक यात्रा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जो अपने खर्चे से धार्मिक यात्रा नहीं कर सके, उनको धार्मिक यात्रा कराने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया है। हम सब जानते हैं कि हम सुनते हैं, कहानियों में सुनते हैं कि श्रवण हुआ करते थे, उसने अपने माता पिता को बैठाकर धार्मिक यात्रा कराई थी। और आज के श्रवण, हमारे वर्तमान के श्रवण आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, जो हर राजस्थान के माँ बाप को धार्मिक यात्रा कराते हैं। न केवल ट्रेन से बल्कि वायुयान से भी उनको भेजने की व्यवस्था करते हैं। तो हम ऐसे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करके जो मुख्यमंत्री जी ने बुढ़ापे की लाठी बनने का काम किया है, घर घर ऐसी एक योजना पहुंचाई है जिसे बुजुर्ग भी अपने आप को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और सम्मान पा सके। ऐसी पुरानी योजना लागू करके मुख्यमंत्री जी ने जो उनको तोहफा दिया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। इसके साथ साथ मल्टी लेवल पार्किंग की शुरुआत मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में करेंगे, जिसका खर्चा 5 करोड़ से भी ज्यादा होने जा रहा है। शास्त्री सर्कल पे 140 लाख रुपए से उसका पुनरुद्धार होने जा रहा है। हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट का जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में उद्घाटन किया था, 180 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसके साथ साथ ऐसी कई योजनाएं, शिक्षा का क्षेत्र हमारा जोधपुर बन चुका है, चाहे हम IIT लें, NLU लें, IIFD लें, जैसे भी तरह की जो हमारा शिक्षा का हब है, कृषि विश्वविद्यालय लें, पेट्रोलियम लें, ऐसी कई सौगातें मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जोधपुर को दी है। हमारे शहर के विकास के लिए उन्होंने 10 करोड़ तो सड़क के लिए MLA को दिए ही दिए। इसके साथ साथ निगम को भी 40 किलोमीटर सड़कें मुख्यमंत्री जी ने दी हैं, इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रशासन शहरों के संघ को चलाकर हर आदमी को पट्टे देने का, घर देने का जो काम किया है, वो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं, जिस तरह हमारे प्रभारी मंत्री जी कहते थे कि इंटियाणों का जो
जोधपुर था और 2022 का जोधपुर था। पूरे विश्व में अगर जोधपुर के मानचित्र को किसने लाकर खड़ा किया है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं। हम इसलिए उनको बहुत बहुत एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से जोधपुर की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो मांगा वो मिला, बिना मांगे मिला। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद। इतनी योजनाएं कहां तक गिनाएं हम लोग। सिर्फ छोटी छोटी बातें भी बच्चों ने जो कही, बच्चों के साथ कल माननीय मुख्यमंत्री जी खेले भी और प्रश्न ये उठाया चांदना जी ने कि छक्के पे आउट दिया जाता है उसको हटाएं, तो तुरंत उसका भी निस्तारण किया गया। छोटी छोटी बातें, छोटे हर एक का दिल रखने की जो भावनाएं होती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ होती है। और ध्येय वाक्य ये है कि कोई कमी नहीं रखी जाएगी, विकास की गतियां बढ़े, खूब विकास करें, तरक्की करें हमारा राजस्थान। अब एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हर लोग, हर व्यक्ति से मुस्कुरा कर मिलता है, नाम भाई जोड़ के लिखते हैं, राजू भाई साहब, माननीय राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, अध्यक्ष राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड, पधारे मंच पर और आज के इस मौके पर अपनी बात कहें। बाईजी के तालाब के सौंदर्यीकरण एवं सीवरेज तंत्र के सुदृढ़ीकरण परियोजना के विकास कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जननायक आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय सुभाष जी गर्ग साहब, हमारी मेयर बहन कुंती परियार, हमारे एमएलए बहन मनीषा पवार, कृष्णाराम जी, हमारे एमएलए लोहट, बद्रीराम जी जाकर साहब, पूर्व सांसद भाई नरेश जी जोशी साहब, सलीम खान साहब, हमारे उत्तर और दक्षिण के दोनों जिले अध्यक्ष अयूब साहब, रमेश जी बोराड़ा साहब, डिप्टी मेयर अब्दुल करीम जॉनी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता गणपत सिंह जी चौहान साहब, उप प्रमुख विक्रम विश्नोई, हमारे संगीत नाटक अकादमी की हाल ही में अभी अध्यक्ष बनी बहन बिनिका मालू जी, मंच पर हमारे अन्य अतिथिगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, सभी हमारे पार्षदगण, सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण, माता और बहनों और नौजवान दोस्तों, 2 दिन से अशोक गहलोत साहब जोधपुर के अंदर जिस तरह की जो सौगातें जोधपुर की जनता के लिए जो हो रही है वो सब आपके सामने है। और मैं मेरी ओर से और आप सबकी ओर से आज का जो ये कार्यक्रम लंबे समय से सीवरेज की योजना जो जोधपुर के अंदर जो सीवरेज जगह जगह जिस तरह से ओवरफ्लो होती है, पानी सड़कों पे जो चल रहा है, जोधपुर की जनता की डिमांड थी और अशोक गहलोत साहब ने उसके लिए 340 करोड़ रुपए की योजना ये जोधपुर के लिए स्वीकृत की है। ये कोई कम बात नहीं है। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है उनकी सबकी इच्छा थी कि स्मार्ट सिटी के अंदर जोधपुर को जोड़ा जाए ताकि जोधपुर की जो समस्या है उनका समाधान हो। पर राजनीतिक देश भावना से, बदले की भावना से और खाली इसलिए कि जोधपुर शहर अशोक गहलोत साहब का शहर है इसलिए जोधपुर को स्मार्ट सिटी में नहीं जोड़ा जाएगा।
अब इस तरह की जो भावना है, जोधपुर की जनता ने 2 दफे MP बनाया, भारत सरकार में मंत्री है, फिर भी कुछ नहीं करा पाए। नगर निगम का बोर्ड बीजेपी का था, स्मार्ट सिटी के लिए प्रस्ताव भी पास किया गया, पर कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, बहन कुंती ने और मनीषा जी ने, मेरे ख्याल सब बातें, जो भी योजनाएं हैं, सब बातें आपके सामने रखी है। पहले जब काबरा साहब जब हमारे विधायक थे, हमारे जिला अध्यक्ष थे, उस समय उनके बोलने के बाद कोई बात पीछे बचती नहीं थी। उसी तरह आज कुंती ने और मनीषा जी ने वो कसर पूरी कर दी है। पर इस मौके पर आप सब लोग जो चाहते हैं, वो एक डिमांड मैं अशोक गहलोत साहब के सामने रखना चाहता हूं कि पावटा चौराया, ये एलिवेटेड रोड के नाम से कई विज्ञापन यहां जोधपुर के अंदर छपे और गजेंद्र सिंह जी ने बहुत वाई लूटी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। जोधपुर के साथ जिस तरह से बदले की भावना से काम किया जाता है, इसलिए आप सब लोगों की भावना है, वो डिमांड मैं आपके सामने अशोक गहलोत साहब के सामने रखना चाहता हूं कि पावटा चौराया जिस तरह से जो जाम रहता है, जिस तरह से आपके आदेश से इख्तियार बैरूजी का मल्टी लेवल आरओबी बना था, उसी तरह यहां पर भी मल्टी लेवल आरओबी बनाया जाए। आज इस पावटा चौराहे की स्थिति यह है कि टाइम पे मथुरादास मातृ हॉस्पिटल अगर किसी को पहुंचना है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जिसको पहुंचना है, वो टाइम पे नहीं पहुंच सकता। अभी जो बस स्टैंड के बाहर जो सड़क खराब हुई और जो कलेक्टर ऑफिस की तरफ जो रास्ता था पहले बंद था, उसको खोला गया और वो रोडवेज की तरफ का रास्ता बंद किया गया और उसकी वजह से आज पावटा बी रोड को भी क्रॉस करके पूरा जाम रहता है। इसलिए ये मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि 2 साल कोरोना के अंदर जो भी स्थिति है उस समय रही, पर जो भी मैनेजमेंट किया गया उसमें राजस्थान की सरकार भले प्लेन से टैंकर भेजने की जरूरत हो तो टैंकर प्लेन से भेजकर ऑक्सीजन यहां जोधपुर के अंदर मंगाई गई। वैक्सीन जो टीके लगाने की जो बात थी, हमारे जो नौजवान कई लोग इस सेकंड जो अपने ये कोरोना का जो स्थिति बनी थी, कितने लोग की स्थिति क्या हुई आपके सबके सामने है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि जोधपुर के अंदर कैंसर हॉस्पिटल के लिए अभी मनीषा जी ने जैसे कहा 180 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए, और भी कई योजनाएं हैं। आपने अभी जो प्रशासन शहरों के संग अभियान जो आपके द्वारा जो चलाया जा रहा है, आपकी तरफ से जनता को जो रिलैक्सेशन आपको देने थे, जो सुविधाएं आप देना चाहते हैं, वो तमाम सुविधाएं दी गई है। 501 रुपए के अंदर जोधपुर की जनता को पट्टा देने का, राजस्थान की जनता को पट्टा देने का आपका आदेश दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि तो तमाम योजनाएं इस धरातल पर उतरकर जनता को रिलीफ देगी। इन्हीं भावनाओं के साथ इस मौके पर मुझे बुलाया और जो मान सम्मान दिया, जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय राजेंद्र जी सोलंकी साहब।
श्री सुभाष जी गर्ग साहिब, माननीय मंत्री राजस्थान तकनीकी शिक्षा और प्रभारी मंत्री जोधपुर से निवेदन, जिन्होंने जोधपुर को आत्मसात ही कर लिया है, उद्बोधन दें अपना। आज जोधपुर शहर के वाईजी के तालाब में सौंदर्यीकरण एवं सीवरेज तंत्र के सुदृढ़ीकरण परियोजना विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान के विश्व लोकप्रिय आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब, मंच पर विराजमान श्री राजेंद्र सोलंकी जी, हमारी विधायिका श्रीमती मनीषा पवार जी, श्री कृष्णाराम बिश्नोई जी, श्रीमती कुंती परियार जी, महापौर नगर निगम नॉर्थ, श्री बद्रीराम जाखड़ जी, पूर्व सांसद महोदय, श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, श्री नरेश जोशी जी, श्री सलीम खान जी, श्री अयूब खान जी, श्री रमेश बोराणा जी, श्रीमती बिनाका मालू जी, श्री अब्दुल कलीम साहब, गणपत सिंह चौहान साहब, छोटू उस्ताद जी और इकराम साहब, और मेरे सामने बैठी हुई इस क्षेत्र की, जोधपुर शहर की समझ सरदारी, भाई और बहनों, युवा साथियों, मीडिया फ्रेंड्स। सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रभारी मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का। पिछले 2 दिन से लगातार इस जोधपुर शहर को, जोधपुर जिलों को जो सौगातें दे रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, और जोधपुर जिले की जो एक प्रमुख एक दिक्कत थी कि बहुत दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि जोधपुर में नहीं आ पा रहे थे, और आकर के इतनी सौगातें दी हैं, तो प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा 98 से लेकर के 2022 तक जब माननीय मुख्यमंत्री ने पद का कार्यभार संभाला गहलोत साहब ने, तब हर 5 वर्ष का अगर इतिहास लिखा जाए विकास का, तो ऐसा कोई काल नहीं जब कोई नवाचार नहीं किए, जब कोई विकास कार्यक्रमों की गंगा नहीं बहाई, क्या सुशासन का मामला हो, चाहे गरीब जन के व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का मामला हो। और कई बार तो मैं सोचता हूं शिक्षक होने के नाते कि हर प्रत्येक काल में हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हैं मुख्यमंत्री जी, और अभी के 2018 से लेकर के 2023 तक का काल देखें हम, और इस दौरान ऐसा कौन सा क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, आप जानते हैं 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, बिजली है, सड़क है, ये 5 हैं। और इसके बाद अपेक्षा होती है हमारे युवाओं की कि युवाओं को रोजगार मिले, बुजुर्गों की अपेक्षा होती है कि हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स आए, उसमें हमारी पेंशन बढ़े, वो एक इच्छा होती है, और शहरवासियों की इच्छा होती है कि आधारभूत संरचना का विकास हो, औद्योगिक विकास की गति हो, जीडीपी की ग्रोथ बढ़े। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं दी, मैं जिक्र करना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र को। 98 में जब मुख्यमंत्री बने थे गहलोत साहब, तो राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गई थी, और आज वो राजीव गांधी पाठशालाएं आपको मालूम है सारे की सारी ज्यादातर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट हो गई है, बाल का विद्यालय खुल गए हैं, वहां कॉलेजेस खुल रहे हैं। ये उसी वक्त का सोच था जब 2018 में कार्यभार संभाला, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो एक नई सोच के साथ आए कि बालिका शिक्षा को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे स्कूल ढाणी के बच्चों को, गरीब बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्कूल शिक्षा मिले, इन चीजों को देखा। और अब मैं 2-3 निर्णय को देना चाहूंगा, वैसे मनीषा पवार जी बोल चुकी हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। मैं गांव में जाता हूं, अपने क्षेत्र में भी जाता हूं, यहां भी घूमा हूं, मैं सारी 10 विधानसभा क्षेत्र में जोधपुर में घूमा हूं, लोग धन्यवाद देते हैं। और गहलोत साहब, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आप कोई विकास का स्वरूप मानते हैं, विकास का भगवान मानते हैं, जो आम जन की, आम आदमी की बात सुनता है। तो मैं व्यक्ति से देखता हूं, मंत्री होने के नाते, प्रभारी मंत्रियों के नाते, वो काल देखा है कोरोना का, जब बिना सोए हुए कितनी भी थकावट हो जाए, कोरोना से पीड़ित हो गए, लेकिन कोरोना का प्रबंध शानदार किया, विकास के कार्यक्रमों कहीं कमी ना आने दी। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो कन्या महाविद्यालय खोल दिए गांव में, मैंने सुबह भी जिक्र किया था, ऐसे गांव में कन्या महाविद्यालय खुल गए हैं जहां 500 बच्ची थी, तुरंत एक कलम से जो है बालिका महाविद्यालय खोल दिए गए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। मैं खुद जानता हूं, मैं पीड़ित रहा हूं, मैं जब 8वीं में गांव में पढ़ता था, पीपला मेरा गांव है,
तो मेरी बहनों को बैठा दिया गया था पिताजी के द्वारा, क्योंकि वह स्कूल 8वीं तक का था, वो शिक्षा से वंचित रही थी। वो जैन आज भी मुझे ध्यान होता है, तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बालिका शिक्षा को जैन में रखते हुए एक नए द्वार हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए खोले। इसी तरह से महाविद्यालय शिक्षा की बात करना चाहूंगा, तकनीकी शिक्षा की बात करना चाहूंगा, मेडिकल एजुकेशन को लेकर के बात करना चाहेंगे। सारे जिलों में कॉलेज खोलने की मुहिम खोली है। 33 में से 30 महाविद्यालय खुल चुके हैं, प्रक्रियाधीन है। 3 के लिए प्रयास लगातार केंद्र सरकार से माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा का मंत्री हूं, मैं कह सकता हूं दावे के साथ, नो डाउट जोधपुर में एमबीएम का भी एक ब्रांड वैल्यू हुआ करती थी कॉलेज की, मुझे मालूम है। और उसके बाद एक नया स्थान इस जोधपुर को दिलाया आईआईटीज के माध्यम से, या एम्स के माध्यम से, या आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से, या पुलिस यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, या फिनटेक यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, युवा हमारे नहीं जानते फिनटेक यूनिवर्सिटी होती क्या है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, मैं जानता हूं फिनटेक क्या होती है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो यूनिवर्सिटी है, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, जितना भी आप पेटीएम, जितने भी आप क्रेडिट कार्ड्स, जितने भी आप डेबिट कार्ड्स यूज करते हो, भुगतान करते हो, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का करते हो, या शेयर मार्केट में धंधा करते हो, वो सारे की सारा फिनटेक यूनिवर्सिटी का अधीन आता है। वो फिनटेक यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट अपने आप में एक अभूतपूर्व कंसेप्ट दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, और उसको समर्पित किया जोधपुर शहर को, जिससे नाम दुनिया में हो रहा है। अकेले देश और दुनिया की पहली कह रहा हूं मैं स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट तो 1-2 यूनिवर्सिटीज है यूएसए में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पहली यूनिवर्सिटी दुनिया में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खोली, जो 600 करोड़ की लागत से बन रही है। उन लोग जो हमारे बीटेक बच्चे करते हैं, यहां से टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, उनके प्लेसमेंट के द्वार खुलेंगे। मैं जानता हूं बीटेक कितना भी कर लें, बीटेक के साथ अगर एड ऑन कोर्सेज नहीं होंगे, उसकी क्षमता को विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। उसी को ध्यान में रखते हुए फिनटेक यूनिवर्सिटी के साथ साथ राजीव गांधी एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी सेंटर्स खोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोधपुर में भी खोला है, जयपुर में भी उद्घाटन किया है। उस एडवांस लर्निंग जो सेंटर खोला है, उसमें जो बीटेक बी के बच्चे अपने एड ऑन कोर्स लेंगे, छोटे छोटे कोर्सेज इंडस्ट्रीज के माध्यम से, उनके कोऑर्डिनेशन के माध्यम से शुरुआत किए जाएंगे। और जो बच्चे जिनको प्लेसमेंट मिलने में दिक्कत आती थी, उनको इंडस्ट्रीज के माध्यम से वो अपना खुद का कोर्स डिजाइन करेंगे इंडस्ट्रीज, और उन बच्चों को वापस अपने एब्जॉर्ब करेंगे। तो लाखों युवा लोगों को एक रोजगार की संभावनाएं दिखाई हैं। उसी क्षेत्र में मैं बात करना चाहूंगा, किसी भी एजुकेशन को ले लो, आयुर्वेद एजुकेशन, आयुष को कोई महत्व नहीं दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री ने आते ही आयुष का बजट बढ़ाया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर खुलने जा रहा है। इसी तरह से हर संभागीय हेडक्वार्टर पर एक जो है इंटीग्रेटेड आयुष का कॉलेज खुलने जा रहा है, जहां आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी सभी की जो है शिक्षा दी जाएगी। मैं क्या कितने ही मतलब कभी बार तो ये होता है कि अगर इसके विकास के कार्यक्रमों की गाथा लिखी जाए तो पूरा एक ग्रंथ लिखा जाएगा। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, इस एजुकेशन के साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ बिजली, सड़क, पानी, सड़कों की निश्चित रूप से हर व्यक्ति की इच्छा होती है। जब पिछली बार बजट घोषणा हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सड़कों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी, और 2022-23 का जो बजट है उसको आप देखिए, पूरा की पूरा सड़कों के लिए समर्पित किया है। 40 करोड़ की सड़कें, 40 किलोमीटर की सड़कें पहले 30 की दी थी 21-22 के बजट में, 30 किलोमीटर सड़कें 22-23 के बजट में दी, 40 किलोमीटर की सड़कें नगर निगम के क्षेत्र में, इसी तरह से नगर पालिका में, नगर परिषद में दी। और ग्रामीण क्षेत्र को भी सड़कें पहले 5 करोड़ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को दी, राजनीति से ऊपर उठ करके, और इस बार जो दी 10 करोड़ की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कें दी। मैं मानता हूं सड़कों की स्थिति को, मानसून बहुत अच्छा आया है, बरसात आपकी आशा से अधिक हुई है, इंद्र देवता की मेहरबानी हुई है, और इस रेगिस्तान, इस मारवाड़ में तो हर आदमी वर्षा की इंतजार करता था, उस इंतजार को खत्म किया है। तो इस वजह से सड़कें खराब हुई हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, चाहे जेडीए हो हमारा, चाहे वो नगर निगम नॉर्थ और साउथ हो, चाहे हमारी नगर पालिका यहां जोधपुर जिले की, खुद मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, और जहां भी सड़कें खराब होंगी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हर सड़कें तुरंत ही, जल्दी ही, जैसे ये मानसून सीजन खत्म होता है, उनको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर के ठीक किया जाएगा। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं कि प्रशासन भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आमजन की जो समस्या है उसको निर्देश दे दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, और मैं भी बराबर मॉनिटरिंग कर रहा हूं कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। ये हमारा प्रयास रहेगा, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी, फॉलोअप की जाएगी, हमारे जनप्रतिनिधि भी इस काम में लगे होंगे। मैं और जिक्र करना चाहूंगा, मैंने बात की थी रोजगार को लेकर के। आप जानते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी, इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी, कितने लाखों करोड़ का कर्ज था,
उसकी परवाह ना करते हुए प्रत्येक सेक्टर के लिए योजनाएं बनाई। और उनके जहन में था पिछले काल में एक बहुत कम रोजगार जो है सरकारी क्षेत्र में दिए गए, तभी इससे सारे विभागों को निर्देश दे दिए गए, जो जन घोषणा पत्र बनाया था और बजट घोषणाएं जो होती थी बाकायदा हर महीने मॉनिटरिंग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और लेखा जोखा लेते हैं हर अधिकारी का, कितनी बजट घोषणाएं पूरी हो गई, कौन सी जन घोषणा जो है हमारी पूरी नहीं हो पाई, क्या कारण है। उसी में मैं जिक्र करना चाहूंगा युवाओं के लिए रोजगार, सरकारी क्षेत्र का द्वार खोल दिया गया। अब तक लगभग 1,29,000 लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी गई हैं, 1 लाख के करीब प्रक्रियाधीन है और 1 लाख का एडजस्टमेंट जो है प्रोसेस में। लगभग 3.5 लाख लोगों को, मुझे बता दें, मैं चुनौती देना चाहता हूं। हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक मार्केटिंग के माध्यम से ऐसा कोशिश करते हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कीर्तिमान स्थापित नहीं की। अब मैं बात करना चाहूंगा गवर्नेंस की, सुशासन, कैसे हमारे विकास का लाभ आम जन तक पहुंचे, उसके लिए संपर्क पोर्टल 181 आपके लिए दिया है। सीएम हेल्प डेस्क, ट्विटर पर जाइए, आप कुछ भी लिख दीजिए, ट्विटर पर आप डाल दीजिए समस्या को, सीएम हेल्प डेस्क आपको तुरंत रेस्पॉन्स देगी कि आपकी क्या समस्या है, संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया जाएगा और आपको उसका जवाब ट्विटर के माध्यम से मिलेगा। आईटी का प्रयोग करते हुए इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान, और इस विभाग का मंत्री तो मैं ही हूं, मैं खुद भी देख रहा हूं। अभी हम 3 संभागों की सर मीटिंग ले चुके हैं बाकायदा डिफरेंट कलेक्टर्स के साथ। कितने प्रकरण हैं जो 6 महीने से पुराने हैं, 1 साल के पुराने हैं, 15 दिन के हैं, और उनको निर्देश दिए गए हैं कि हर प्रकरण का कम से कम 15 से 20 दिन में निस्तारण हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारा व्यक्ति जो दूर दराज बैठा हुआ है, जो गांधी जी की सोच थी और वो हमारे गहलोत साहब की सोच है कि दूर दराज छोर पर बैठा हुए व्यक्ति को कैसे लाभ मिले हमारी योजनाओं को, इस योजनाओं के माध्यम, उस योजनाओं का लाभ आईटी के माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। जन आधार कार्ड, उस जन आधार कार्ड हर मुखिया के लिए, जो, और वो कौन मुखिया है, हमारी बहन उस जन आधार कार्ड की मुखिया, उसका फोटो होता है, उसके आदमी का, परिवारजनों का फोटो बाद में होता है। उस मुखिया को अधिकार दिया, उस बहन को यह एहसास कराया कि आपके घर के निर्माण में जिस तरह से भूमिका है, उसी तरह की भूमिका आपके राज्य के अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी है, और उसको जोड़ा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से। बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं जिक्र करना चाहूंगा। इस युवाओं के साथ साथ खेल कूद, निरोगी राजस्थान का संकल्प लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। निरोगी राजस्थान 2 तरीके से रह सकता है कि हमारी मेडिकल, हेल्थ, आयुष, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा के साथ साथ जो हमारी एलोपैथी है उसका भी हम विकास करें, साथ ही साथ खेल कूद के माध्यम से अपने आप को फिट रखें। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सोच को अपने अंगीकार करते हुए और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 2022 से कल शुभारंभ किया है। और यह खेल प्रतियोगिता आप लगाइए अंदाज, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। मैं खुद अचंभित था कल जब सर्टिफिकेट दिया था, 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उसमें बच्चे से लेकर के हमारे बुजुर्ग लोगों ने, महिलाओं ने, बुजुर्ग महिलाओं ने, बेटियों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया। और जब हम देख रहे हैं सोशल साइट्स पर कितनी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, क्या मस्ती के साथ खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूं फिट रहेगा इंसान तो राजस्थान भी फिट होगा, राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। और मैं कह सकता हूं, बहुत कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगा और एक शिक्षक होने के नाते कहना चाहूंगा, इस माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से राजनीति में, जोधपुर की राजनीति नहीं प्रदेश की राजनीति में 40 से 42 वर्ष हो गए, और 40 से 42 वर्ष में हमेशा, चाहे वो एमपी रहे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हो, मैं समझता हूं और मैं चुनौती दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से अपने विरोधियों को कि जोधपुर का इतिहास जब भी लिखा जाएगा और जो भी व्यक्ति लिखेगा, मैं अपने इतिहासकारों को आह्वान कर रहा हूं, जो शिक्षक समुदाय अगर यहां बैठा हुआ है तो जोधपुर का इतिहास लिखे। मैं समझता हूं कि सारी की सारी जितने भी कार्यक्रम है, मैं बहुत ज्यादा पहले की तो नहीं कहता, लेकिन इस जोधपुर का जो अभी 35-40 सालों में विकास का जो काम हुआ है, उसमें ऐसा कोई विकास का कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं, मैं इसके मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमारे यहां के केंद्रीय मंत्री बड़े बड़े बयान देते हैं, रोजाना बयान देखता हूं, कई बार अफसोस भी होता है, बिना तथ्यों के, बिना आधार के बयान दे देते हैं। मैं उनसे पूछ चाहता हूं उनकी क्या उपलब्धि है, एक उपलब्धि जोधपुर जिले के लिए, जोधपुर संभाग के लिए एक उपलब्धि बता दें। कोई है उपलब्धि? कई बार कहते हैं ईआरसीपी के लिए, वो ऊपर बोला था कि अगर माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी कहा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारे डोटासा जी ने कहा था कि भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। बाड़मेर परियोजना, जो पेट्रोलियम की, जो बाड़मेर रिफाइनरी, मुख्यमंत्री जी ने अपना सब कुछ लगा दिया
और ये कोशिश की कि वो परियोजना समय से पूरी हो जाए, लेकिन जानबूझ करके राजनीति के तहत उस योजना को 5 वर्ष लेट किया गया। और आज ये इस रेगिस्तान को लोग कहते थे अभिशाप है। कई बार हम भी लिखते थे, किताबों में पढ़ते थे कि रेगिस्तान है, और रेगिस्तान को अभिशाप मानते थे। उस रेगिस्तान को विकास के स्वर्ग में बदलने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चाहे बाड़मेर में रिफाइनरी का मामला हो, चाहे पेट्रोकेमिकल का मामला हो, पेट्रोकेमिकल का पूरा एक जोन बनने जा रहा है, सोलर पार्क। आप 2020-21 से पहले कभी सोलर एनर्जी का क्या हाल था? आज आप देखिए कितने बड़े बड़े लोग सोलर पार्क स्थापित कर रहे हैं। बिजली के उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने जा रहे हैं। सोलर में तो हम कर ही रहे हैं। कितना बड़ा काम किया, कितने लोगों को रोजगार दिया है। और उन किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, उनकी जमीनों की कीमतें क्या हो गई? उन जमीनों को सर आपने करोड़पति बना दिया। उन किसानों को बाड़मेर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल का जो जोन देकर के जिस तरह से दिल्ली के हमारे किसान करोड़पति हो गए, वैसे इस एरिया के किसान हमारे करोड़पति हो गए। और छोटे किसानों के ध्यान में रखते हुए बिजली को मुफ्त किया। किसानों को बिजली को 1000 रुपए महीने का लाभ जो है अनुग्रह राशि दी जाएगी। 50 की बता रही थी, 50 के लिए फ्री डोमेस्टिक कनेक्शंस, 100 से जिसका 50 से 100 का उसको 3 रुपए यूनिट का लाभ, और 100 से 150 का जो है 2 रुपए की यूनिट का लाभ। ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसी विकास की योजना है। लेकिन कई बार फिर भी मेरे को अफसोस होता है कि हमारे जोधपुर के लोग, इस जोधपुर की धरा के, इस मारवाड़ की धरा के लोग क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं समझते? अरे ये गौरव है इस जोधपुर का, मारवाड़ भूमि का, जिसने प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में नाम रोशन किया। जिनके सुशासन ने, जिनकी गवर्नेंस ने, जिनके कोरोना के प्रबंधन को दुनिया ने सराहा, WHO ने सराहा, और हम लोग उसको नहीं उतला दे पाते। मैं तो चाहता हूं आप भाग्यशाली हो। ये जोधपुर की तरह बड़ी भाग्यशाली है कि ऐसे व्यक्ति को जमीन से जिसने अपनी राजनीति शुरू की, मैंने भी पढ़ा है किस तरह से इन्होंने राजनीति साइकिल पर घूम करके की थी। मुझे पिपरा सिटी का भी ध्यान लोग बताते, किससे बताते हैं जब मैं आता हूं। तो अब बताइए, जिसने जमीन से शुरू की वो दुख को, दर्द को समझता है, चाहे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति का, वर्ग का, धर्म का। और इसलिए शांति सद्भाव के मसीहा के रूप में किस तरह से आपसी प्रेम भाईचारा इस प्रदेश में, देश में रहे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेला व्यक्ति देश में, मैं कह सकता हूं, जो इस बात के लिए मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, और विशेष रूप से इसलिए भी कि हर जैन में केवल जोधपुरी नहीं आपके, इसलिए भी कहना चाहूंगा कि मैं भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं। पूर्वी राजस्थान के साथ जो पहले वर्षों में अन्याय हुआ, उस अन्याय को दूर करके न्याय का काम आपने इस बजट की घोषणाओं में किया 2-3 सालों में। नहीं, भरतपुर का नाम नहीं आता था। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं कि आज भरतपुर नक्शे पर दिखाई दे रहा है। विकास के हजारों करोड़ रुपए पूरे पूर्वी राजस्थान को दिए हैं। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरी सरदारी को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जोधपुर का भविष्य बहुत उज्जवल है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। कहा था आपने, कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें, और इतने तथ्य है कि यहाँ का रिकॉर्ड बन जाए। यही तो हम चाहते हैं कि विश्व रिकॉर्ड तक बनाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनको फॉलो कई कंट्रीज भी करते हैं। निवेदन अब उन्हीं से, मारवाड़ के गांधी कहें, इसी धरती के लाल कहें, जमीन से जुड़े इतिहास पुरुष कहें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे मंच पर, आशीर्वाद दें सभी को जोरदार तालियों के साथ। जी, हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड राजेंद्र सोलंकी जी, आपकी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती मनीषा परमार जी, लाहौर के विधायक कृष्णाराम जी बिश्नोई, कुंती परियार जी, महापौर साहिबा नगर निगम, अब्दुल करीम जॉनी उप महापौर, संगीता बेनीवाल जी, श्रीमती बीनाका मालू जी, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, रमेश बोराना जी, उपाध्यक्ष राजस्थान मेला प्राधिकरण, सुनील परियार जी, निर्देशक रिको, बद्रीराम राखड़ साहब पूर्व सांसद, प्रोफेसर अयूब खान साहब प्रत्यक्ष थे हमारे, गणपत सिंह चौहान साहब
नेता प्रतिपक्ष, छोटू उस्ताद जी, मनोनीत पार्षद, इरफान बेली, स्थानीय पार्षद, तमाम अन्य उपस्थित पार्षदगण, बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत ही पसंद आया कि बायजे के तालाब के सौंदर्यीकरण और सीवरेज तंत्र के सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं का आज शिलान्यास प्रोग्राम रखा गया और आप सब पधारे। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और आप तो खुद गवाह हैं, जो पुराने साथी बैठे हुए हैं वो भी, कि किस प्रकार से लंबा सफ़र तय किया है। आपके आशीर्वाद से जब से आपने मुझे मेंबर पार्लियामेंट बनाया 80 के अंदर, करीब 42 साल हो गए। 42 साल का अर्सा कम नहीं होता है। और 42 साल पहले के हालात क्या थे, मुझे भी गर्व होता है कि आपके आशीर्वाद से जो संकल्प किया हुआ था काम करने का, विकास का, उस पर मुझे संतोष थे, क्योंकि कलम हाथ में आ गई थी, केंद्र में मंत्री था तब भी, और जब आप सबने मुझे मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान का तब भी। और जो मैं घुमा हूँ बचपन में, जब कभी बरसात ज़्यादा आ जाती थी, तो कच्ची बस्ती में पानी भर जाता था, तो मुझे याद है कि ये एक कच्ची बस्ती में जाने का मौका मिलता था। वो कच्ची बस्तियाँ पक्की बन गई हैं। गांव में अकाल सूखे पड़ते थे, उसका भी जाके देखते थे, रोजगार मिल रहा नहीं मिल रहा है, चारे के प्रबंधन है गायों के लिए है, या पीने का पानी मनुष्यों के लिए और गायों के लिए, पशुओं के लिए भी। तो जो मैं अभी सुबह कह रहा था एक मीटिंग में जो मैंने सीखा जोधपुर से, वो मेरे काम आया राजस्थान प्रदेश में शासन करने में। वो अनुभव मेरे काम आया, उसी रूप में मेरी कलम चलती पूरे प्रदेश के लिए। और जोधपुर में एक लंबी फहरिस्त है, मैंने अभी देखी प्रदर्शनी, तो मुझे भी लगता है उस वक्त जब एमपी बना ना, तो हवाई जहाज थी यहाँ पर, रेलगाड़ी खाली एक दिल्ली मेल थी, एक आगरा फोर्ट थी, 2 गाड़ी थी और बहुत ही धीरे चलती थी वो गाड़ी। बदलना पड़ता था दिल्ली में अहमदाबाद में आगे जाने के लिए। दौड़ के आ गई, किसी ने कल्पना नहीं करी थी। और आज कितनी जगह ट्रेन जाती है मुझे नहीं मालूम, पूरे देश भर के हर कोने में, आसाम हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, कहाँ नहीं जाती है। और आराम हो गया सब लोगों को। पानी, मुझे याद है कि आप लोगों ने, राजीव गांधी आए थे जोधपुर में 83 के अंदर, और जो स्वागत जोधपुर के लोगों ने किया, जालामन से लगा करके स्टेडियम तक, आप मेरे कई लोग मौजूद होंगे उस वक्त में, हाथ खड़े करो, कितने लोग मौजूद थे? करीब 80-100 तो हाथ खड़े हैं, ज़्यादा ही होंगे। तो आप सोचिएगा, जो आपने स्वागत किया, चांदी से तोला गया यहाँ पर स्टेडियम में, और उन्होंने घोषणा की जोधपुर में इंदिरा गांधी कहना का पानी आके रहेगा, वो घोषणा उनकी थी। सुशील माथुर साहब मुख्यमंत्री थे, परसा मैराना जी थे, वो बैठे हुए थे, वो पीएचडी मंत्री थे, सब बैठे हुए थे। वो दिन मुझे आज भी याद है, कितना शानदार स्वागत भी हुआ रास्ते में, ना भूतो ना भविष्य तो, ये लोगों ने कमेंट किए थे उस वक्त में। तो जोधपुरी जनता है, प्यार करना जानती है, मोहब्बत करना जानती है। उनका अपनायत का तो रिश्ता जो है वो हमारी खासियत है देश के अंदर। जोधपुर की अपनायत जो है उनका कोई मुकाबला नहीं। वो जोधपुर की धरती पे आप लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। अभी मैं अगर 15-20 आपको बताऊं कि जो मैं अभी देख के आया हूँ यहाँ प्रदर्शनी में, बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में करीब 31 करोड़ के काम हो रहे हैं। अब वो IPL कब आए, अंतर्राष्ट्रीय मैच आए, तब तो इसका फायदा है। कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आए। अपने अब अंतर्राष्ट्रीय एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, क्योंकि अब ये जयनार हॉल बहुत छोटा बनने लग गया था।
करीब 60 करोड़ की लागत से काम चल रहा है। देख के आया था पिछली बार में आया तब। नया तालाब में 8 करोड़ का विकास काम हो गए और शानदार बन गया नया तालाब, जो बहुत ही दुख देता था पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को। हालत बड़ी ख़राब थी पहले। शिवपुरा में करीब 2.5 करोड़ रुपये लग रहे हैं, वहाँ पर पार्क बन रहा है। आरटीओ का आरओ भी बन रहा है 70 करोड़ की लागत से। बाल संबंध घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ किले की सड़क बहुत फास्ट काम चल रहा है 11 करोड़ की लागत से। 8 मील पर जो आज मैं जाके आया सुबह, पद्मश्री कैलाश सांगला स्मृति वन, बहुत ही शानदार काम होगा। आने वाले वक्त में टूरिस्ट सेंटर बनेगा करीब 20 करोड़ की लागत से। मथुरा माथुर चिकित्सालय जोधपुर ट्रॉमा सेंटर करीब 35 करोड़ की लागत से बन रहा है। और एमडीएमए अस्पताल में अभी मैं पिछली बार आया था तो कैंसर इंस्टीट्यूट का मैंने निर्माण कार्य प्रारंभ किया था 180 करोड़ की लागत से। एमडीएमए जोधपुर में डायग्नोस्टिक विंग निर्माण का काम 14 करोड़ की लागत से। शटलर अस्पताल प्रताप नगर जोधपुर में उसको अपने बना दिया, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा दे दिया। और मुझे खुशी है कि वो काम भी बहुत तेज गति से चल रहा है। और जोधपुर में जो प्राय पावटा अस्पताल है, पावटा का, उसका काम भी चल रहा है। तो जोधपुर में जो शटलर अस्पताल प्रताप नगर हो, चाहे वो शटलर अस्पताल मंडोर हो, पावटा हो, 36 करोड़ की लागत से एक, प्रताप नगर में 31 करोड़ की लागत से 2, शटलर अस्पताल मंडोर, और 26 करोड़ की लागत से पावटा अस्पताल शानदार बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है। पावटा मंडी का जो बस स्टैंड है 68 करोड़ की लागत से काम चालू हो चुका है, काम चल रहा है। शानदार बस स्टैंड बनेगा आपके, जो पहले तकलीफ आ रही थी। मल्टीचोरी आईसीयू बन रहा है एमडी हॉस्पिटल के अंदर 17 करोड़ की लागत से। मुख्य मंडी जो अपनी अनाज की है मंडोर में, वहाँ पे किसान कॉम्प्लेक्स बन रहा है 19 करोड़ की लागत से। टाउन हॉल जो पुराना है जैना टाउन हॉल, इसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है करीब 11 करोड़ की लागत से। और जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल बना रहे हैं 13 करोड़ की लागत से। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भी आप देखेंगे बाहर एग्जीबिशन में शानदार आपका जो केरल के अंदर होता है पंचकर्मा, दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं, उसी ढंग से यहाँ शानदार पंचकर्मा का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसके बाद में टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पे भी आएंगे। 44 करोड़ की लागत से बन रहा पंचकर्मा का सेंटर बन रहा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंदर। और जैसा भी बता रहे थे आपको सवाल गर्ग जी, फिनटेक यूनिवर्सिटी या संस्थान, हम सोच रहे हैं कि संस्थान नाम दें या विश्वविद्यालय नाम दें। जो हमारा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, एफडीडीआई है, निफ्ट है, लॉ यूनिवर्सिटी है, कृषि यूनिवर्सिटी है, सब नागौर रोड पर है। वहीं पर बनेगा ये 76 करोड़ की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है। जल्दी काम शुरू होने वाला है। टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर दे दिया ठेकेदार को, अब उसका खाली काम प्रारंभ होना बाकी रह गया। राजीव गांधी का ये हो गया। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी थी, हमने असेंबली में एक्ट पास कर दिया विश्वविद्यालय का। अब ये विश्वविद्यालय बन गया है और पेट्रोकेमिकल के माध्यम से अब जो रिफाइनरी लग रही है तो हमारे छात्रों को एडवांस पढ़ने के लिए वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर पेट्रोलियम के कोर्सेज भी वहाँ पर प्रारंभ हो सकेंगे। सूरसागर में कन्या महाविद्यालय मैंने घोषित की थी। अब जेठी भाई तो है नहीं, वो हमारी कहाँ गए जेठी भाई, आई नहीं आज। वो होती तो भी उनको अच्छा लगता है कि उनके क्षेत्र में कॉलेज सूरसागर के अंदर, उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। पिछली बार मैं चुनाव हार गया तो आप आश्चर्य करोगे, कॉलेज खुली हुई थी मगरा पूर्णिमा में। आप आश्चर्य करोगे कि ऐसा कभी होता है क्या।
वसुंधरा जी ने और इन सब ने मिलकर के उस कॉलेज को शिफ्ट करवा दिया अपने क्षेत्र के अंदर। अरे मैंने कहा एक कॉलेज का मामला है, क्यों शिफ्ट करवा रहे हो? कि नई कॉलेज वहाँ घोषणा कर दो, क्षेत्र में क्या फर्क पड़ेगा। अब आप देखिए, मेरे को 70 साल में 250 कॉलेज खुली राजस्थान में, 70 साल में 250 कॉलेज, और मैंने 3 साल में 210 कॉलेज खोल दी राजस्थान के अंदर। और उसमें भी लड़कियों की कॉलेज, सुनिए, लड़कियों की कॉलेज जो है वो 94 कॉलेज है, उसके अंदर 94 कॉलेज लड़कियों की। तो जेठी भाई, आप अगर वो शिफ्ट करने की बजाय नहीं खुलवा देते तो क्या फर्क पड़ता आपके, पर वो नहीं खुलवाएगा ही। और हमने आज ये भी कर दिया है, 500 लड़कियां ना मिलेगी स्कूल के अंदर, वो कॉलेज बना दी जाएगी, ये हमने घोषणा कर रखी। और इसके साथ में आज आपको यहाँ खुशी होगी, राजस्थान में लड़कों में ज़्यादा संख्या लड़कियों की होगी पढ़ने वाली की, ये बहुत शुभ संकेत है। हमारी बहनें बैठी हुई है, इनको भी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से पीडियाट्रिक्स की कैथ लैब बच्चों के लिए भी हार्ट की बीमारी होती है, उनके लिए कैथ लैब 17 करोड़ 80 लाख की MDM बन रही है। मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 50 बेड क्षमता के ICU और 20 बेड क्षमता के NICU, ये बच्चों के लिए जो होती है, अपना ICU कहते हैं बड़े लोगों के लिए, बच्चों की ICU अलग तरह की होती है, वो बन रही है 17 करोड़ की लागत से। और मंडोर जोधपुर में महिला ITI 10 करोड़ की लागत से। और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का थर्ड फेज 1799 करोड़, मतलब 1355 करोड़ का तो कार्यादेश भी दे दिया गया है। 1355 करोड़ का कार्यादेश दे दिया गया। अगले 2050 तक में पानी की समस्या नहीं आए, आने वाले फ्यूचर के अंदर पब्लिक को, उसका इंतजाम कर दिया गया अभी से ही। बाईजी के तालाब का आप देख ही रहे हो, आज प्रोग्राम हो रहा है ये, तो आप निश्चिंत रहें। आप मान के चलें कि जो कलम मेरे हाथ में है, पिछले 5 साल तक वो कलम मेरे हाथ से छिन गई थी, इसलिए वो काम रुक गए। और उन कामों के रुकने से बहुत नुकसान हुआ राजस्थान को। रिफाइनरी जो थी, मैंने वीरप्पा मोइली जी थे केंद्र के मंत्री, सोनिया गांधी जी आई, शिलान्यास कर दिया उसका। 39-40 करोड़ की थी योजना, 5 साल तक पिछली सरकार ने बंद रखी उसको। फिर प्रधानमंत्री जी को बुलाया वापस शिलान्यास करने के लिए। तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को मैसेज दिया कि आप तो धार्मिक मंत्र में बहुत विश्वास करते हो, वो मंत्र पहले पढ़े जा चुके 5 साल पहले वहाँ, और मैं सब मौजूद थे, मंत्र पढ़े गए, शिलान्यास हो गया है। अब आप क्यों आ रहे हो शिलान्यास करने के लिए? मंत्र फिर पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मोदी जी क्या क्या मालूम है कि उनका ऑफिस ने वो नए कार्ड छपाए होंगे और लिख दिया, शिलान्यास नहीं लिखा, लिख दिया कार्य प्रारंभ होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। अब आप बताइए, कोई बात आ गई, पर हमने तो दबाव बनाए रखा 5 साल तक कि बीजेपी सरकार की हालत खराब हो गई, पता नहीं जनता क्या फैसला सुनाएगी। और ये लोकतंत्र की खासियत है, जब इश्यू बन जाता है तब सरकारों को झुकना पड़ता पब्लिक के सामने, जो माई बाप है पब्लिक, और झुके, आखिर में काम शुरू हुआ। परंतु नुकसान क्या हुआ? जो 40 करोड़ की योजना थी, वो 40 हजार करोड़ की योजना थी, आज वो 70,000 करोड़ की योजना बन गई। 70,000 करोड़ की, बताइए आप कितना नुकसान हो गया। 30,000 करोड़ रुपये ज़्यादा लगेंगे अब उस बनने में। अब ज़्यादा काम भी नहीं होगा वहाँ पर। कई हम लोगों ने मीटिंग कर ली, जाके आ गए वहाँ पर। कहने का मतलब काम रुकना नहीं चाहिए। वसुंधरा जी ने अब काम शुरू किया ERCP का, एक 13 दिनों की योजना है।
हाड़ौती की और जयपुर डिवीजन के करौली, धौलपुर, भरतपुर जो सूबाई का जिला है, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, सबकी योजना, टोंक, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, उनकी योजना शुरू की गई है। और प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में, जयपुर में खुद ने कहा, पूरी एक्सप्लेन की योजना को अपनी स्पीच के अंदर। मैंने मीडिया वालों को पूरी स्पीच सुनवाई उनकी, बढ़ चढ़ के कहा कि मैं सकारात्मक सोच रखूंगा इसके लिए। आपके मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने मांग की है, पता नहीं वो लोकप्रिय उनके दिमाग में ठीक नहीं थी, मैंने बोल तो गए वहां पर। हुआ क्या, अब उनको भूल गए। अब उनको मुझे याद दिला रहे हैं बार बार कि कृपा करके आपका वादा पूरा करो। आप राष्ट्रीय परियोजना एक भी राजस्थान की नहीं है। 16 योजनाएं हैं देश के अंदर, राष्ट्रीय परियोजनाएं, क्या एक योजना राजस्थान की नहीं हो सकती है? कोई जवाब है इनके पास में? स्टेट गवर्नमेंट के पास गए थे, इतने साधन होते नहीं हैं। केंद्र देता 90-10, जब जाके काम होता आगे। फिर भी मैंने क्या किया, योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए 9,000 करोड़ रुपए रखा मैंने इस बजट के अंदर। फिर भी रखा मैंने। आपको आश्चर्य होगा, एक पत्र आता दिल्ली से कि आप इस योजना को बंद कर दीजिए। ऐसा मैंने पहला पत्र देखा होगा। मैं केंद्र में 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूं, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में। ऐसा पत्र कोई लिख नहीं सकता राज्यों को कि आप बंद कर दीजिए। पानी सब्जेक्ट होता है, राज्यों का होता है। आप लिखने वाले कौन होते हो, बंद कर दीजिए। मैंने कहा कोई बंद नहीं करेंगे, योजना चालू रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी और मांग करते रहेंगे हम आपसे। हमारे पानी के मंत्री तो हमारे जोधपुर के ही हैं, उनके तो 2 मिनट का खेल है ये। उनको क्या जाएगा, प्रधानमंत्री को कहना भी 25 MP जीत के आए हम लोग, 25 के 25 बीजेपी के हैं, तो क्या आप हमारी एक योजना राजस्थान की, क्या आप जो खुद कह के आए हो, याद दिला दो उनको, इसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। ये तो कहना है उनको। क्या प्रधानमंत्री मना कर सकते हैं? पता नहीं क्या राजनीति चल रही है। नहीं हो रही है। अब हम रोक इसलिए नहीं रहे और इसकी कीमत भी पता नहीं आज 70,000 करोड़ पहुंच गई इसकी रिफाइनरी की। ये पानी योजना 10-15 साल लगेंगे, बाद में पता नहीं 1 लाख करोड़ की पहुंच जाएगी। नुकसान किसको होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बदलती रहती है लोकतंत्र में, काम रुकना नहीं चाहिए पब्लिक का। रुकता तो नुकसान पार्टी को ही होता है, सरकार को होता है और जनता को होता है। मेरी पॉलिसी मेरा रही है, मैं काम रोकता नहीं हूं। जो काम पिछली गवर्नमेंट ने किया है, हमें मौका दिया जनता ने वापिस, हम उन कामों को आगे कैसे बढ़ाएं, ये मैं हमेशा कोशिश में लगा रहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि जोधपुर में तो सब कुछ मिला आज अपने को। जोधपुर मैंने पहले आपको कई बार कहा है, IIT, एम्स से लगा करके निफ्ट, LNU, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, FDDI, और ये फिनटेक यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज की यूनिवर्सिटी बन गई। अगर आप हिसाब लगाओ, जो कहलाती है प्रीमियर संस्थाएं कहलाती है देश की, जो पंडित नेहरू के ज़माने में बनने लगी थी देश के अंदर, जिस पंडित नेहरू को ये अमृत महोत्सव के नाम से जो फंक्शन कर रहे हैं उसमें बुला दिए गए हैं, वो अलग बात है। जो भी आज संस्थाएं हैं देश के अंदर, DRDO जो ऊपर सैटेलाइट भेज रही है आकाश के अंदर, जितनी भी कृषि की संस्थाएं हैं, IIT है, IIM है, एम्स है, सब पंडित नेहरू के वक्त बनी हुई है। तो उसका नाम गायब कर दिया गया, खैर अलग बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कैसे हम इन संस्थाओं को आगे मजबूत करें। आज जोधपुर वो शहर है देश के अंदर, मेरे ख्याल से संभवतः एकमात्र शहर है जोधपुर शहर जहाँ पर सारी संस्था एक साथ में है। बम्बई में भी नहीं होगी, दिल्ली में भी नहीं होगी, कलकत्ता में नहीं होगी, क्योंकि कहीं अगर एम्स है तो निफ्ट नहीं है, निफ्ट है तो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी नहीं है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आपको आश्चर्य होगा देश के अंदर जामनगर में बनी हुई थी, गुजरात के अंदर, आजादी के पहले थी, अंग्रेजों के राज की थी। मैंने पहली यूनिवर्सिटी देश के अंदर जोधपुर खोली, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी खोली, और जाके कैंपस देखिए, शानदार कैंपस वहाँ पर
अभी जो कैंपस वो नया पंचकर्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स, वो देखते ही बनता, मैं बाहर इतना खुद प्रभावित हूँ देख करके अभी। तो ये जो काम किए हाथ में, मुझे संतोष है कि जोधपुर में कलम चली तो काम भी हो गए हैं। सड़कें बहुत खराब है जोधपुर की, सड़कें बहुत खराब है। बरसात आ गई है, बरसात का डामर का तो दुश्मनी है, टूट जाती है, पहले से खराब थी। मैंने कहा हमारे सुभाष गर्ग जी को, आप प्रभारी मंत्री हो, आप क्लास लो अधिकारियों की, जिस अधिकारी रहना होगा जोधपुर के अंदर उनको सड़कें ठीक करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्योंकि चाहे नगर निगम हो, चाहे वो जेडीए हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, पीडब्ल्यूडी हो, उनको इतना तो समझना चाहिए कि यार आप लोग मुख्यमंत्री के जिले में पोस्टिंग किए हुए हो तो लोग क्या सोचेंगे, मुख्यमंत्री के जिले में सड़कें खराब है। उस नाते ही आपको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। प्रशासन सर्वसंग अभियान चल रहा है, अब पट्टे देने में आना का नहीं कर रहे हैं। हमने कोई 50, 70, 80, 100 बदलाव कर दिए कानून के अंदर जयपुर में बैठ करके, और 500 रुपये में पट्टा मिल रहा है। 500 रुपये में पट्टा बताइए, तब भी इनकी कलम नहीं चलती है। जोधपुर के कई लोग नौकरी कर रहे होंगे नगर निगमों के अंदर, जेडीए के अंदर, उनको तो लिहाज करना चाहिए कम से कम। हम यहाँ के जाए जन में हैं, यहाँ पर हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी ट्रांसफर भी नहीं हो रही है, फिर क्या उनको आगे बढ़ के नहीं करना चाहिए? गरीबों का या मिडिल क्लास का जो पट्टा बेचारों का 50 साल बैठा हुआ, कल वो कुछ काम करेगा, बैंक का लोन नहीं मिलेगा उसको, पट्टा देने में आना का नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप तनख्वाह अच्छी मिलती है आपको, रईस कैसे मैंने निकाल दिया अभी, ओल्ड एज पेंशन लागू करके हिंदुस्तान में इतना बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कर्मचारियों के लिए, कोई सोच नहीं सकता। अभी वहाँ राष्ट्रपति भवन में एक खाना हो रहा था, प्रधानमंत्री ने मुझे अपने पास बैठा के खाना, हम लोग खा रहे एक टेबल पर, 3-4 मुख्यमंत्री और बैठे हुए थे। सबने शिकायत की प्रधानमंत्री जी से, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी, आसाम के मुख्यमंत्री वहां पर थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर थे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर थे। एक आंध्र को छोड़ के सबने कहा राव सीएम राजस्थान ने जो ओपी लागू कर दी है कर्मचारियों की, अब हमारे कर्मचारी हमारे पीछे बढ़ गए हैं। इतना बड़ा काम हमने किया। तो जिन जिन कर्मचारी को इतनी चिंता कर रहे हैं, उन कर्मचारी को नहीं चाहिए कि हम गुड गवर्नेंस दें राजस्थान के अंदर। पूरे प्रदेश में पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, तहसीलदार हो, बीडीओ हो, एडीओ हो, काम इनके तो पड़ते हैं लोगों से। क्यों नहीं काम करते भाई? कई लोग अच्छा काम भी करते हैं, 10 से 5 वाले नहीं वो लोग होते हैं, 10 से बड़ी शाम को 6 बजे और 7 बजे और 8 बजे 9 लोग, कई सचिवालय 9 रात को 9 बजे तक बैठे रहते हैं। शौक होता है काम करने का। अरे जिंदगी में मौका मिला है सेवा करने का, आप क्यों चूक रहे हो? पर मैंने देखा जोधपुर के अंदर भी पट्टे अभी तक जिस गति से मिलने से नहीं मिल पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान को हमने कामयाब करने का संकल्प किया हुआ है। हमने कहा 10 लाख पट्टे तक बांट पाएंगे हम लोग। स्पीड बहुत धीमी है इनकी। सब कानून बदल दिए हमने, नियम बदल दिए कि कब कब मौका आएगा भाई गरीब को पट्टा मिल जाए, गरीबों के आम आदमी को पट्टा मिल जाए। तो इसलिए मैंने कहा आपको, अभी हमने इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना शुरू कर दी। देश में कहीं पे भी नहीं है। 100 दिन का रोजगार गरीबों को मिलेगा, नरेगा की तरह शहर में मिलेगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है और 9 सितंबर को लागू हो जाएगी योजना। अभी मैं घोषणा कर रहा हूं, ये अभी मैंने जयपुर बात करके तय किया है, 9 सितंबर में लागू हो जाएगी। अभी तक 1.5 लाख लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया है काम करने के लिए राजस्थान के तमाम नगर पालिका क्षेत्रों के अंदर। नगर पालिका के सब क्षेत्रों में इंदिरा गांधी रोजगार योजना प्रारंभ हो रही है राजस्थान में, जो मैंने बजट में घोषणा करी थी, वो घोषणा प्रारंभ हो रही है। पूरे देश में 100 दिन के रोजगार की योजना कहीं नहीं होगी। 1-2 राज्यों में छोटी मोटी योजना चल रही है पहले से। ये योजना बहुत शानदार है। तो ये मैं कहना चाहूंगा आपको कि आज जिस रूप में काम हाथ में लिए गए हैं, ग्रामीण ओलंपिक का भी अपना बड़ा काम है। ये गांव गांव में बुजुर्ग लोग
खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई बहनें छोटी बच्ची हैं खो खो खेल रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। इतने करीब 55,000 हमारे पार्क में खेलते हुए की मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो आ चुकी जयपुर के अंदर। 55,000, बताइए आप, इतना उत्साह लोगों के अंदर है। और मैंने कल घोषणा करी है, जनवरी में हमारे स्टेट लेवल का जब होगा स्पोर्ट्स की मीट, तो शहरों के अंदर भी हम लोग ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक की तरह शहरों में ओलंपिक करवा रहे हैं। जितने वार्ड आप कहें, अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए टीमें बनाना। 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया गांव के अंदर और 2,25,000 टीमें बनी हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड काम हो रहा है, 2,25,000 टीमें बनी है खेलने वालों की और खेल रहे हैं वो लोग। पेंशन की योजना अच्छी चल रही है। राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को लगभग पेंशन हम दे रहे हैं। बुजुर्गों को, पति पत्नी को, निसज्जनों को, विधवाओं को, सारी कंडीशन हटा दी हमने। पहले कंडीशन थी 18 साल का बच्चा हुआ नहीं और पेंशन बंद हो जाती थी, कितना दुख होता था। आज हमने सब शर्तें हटा दी, अब सबको पेंशन बराबर मिल रही है। धार्मिक यात्रा की बात की गई, पिछली बार मैंने शुरू की थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। मैं खुद छोड़ने गया था यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, अच्छा लगा मुझे। हर डब्बे पे मैं गया तो बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और इतनी शानदार योजना वो है। रास्ते में भजन कीर्तन करते जाओ, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर सरकार की तरफ से। बहुत अच्छी योजना थी वो, और बाद में भी योजना चालू रही पिछली गवर्नमेंट में भी, उसको और मजबूत कर रहे हैं। एक कर्मचारियों के लिए हमने जो RGSS किया, जैसे चिरंजीवी योजना आपके लिए बताया विश्वभार गर्ग जी ने, आपको मैं अपील करना चाहूँगा विनम्र शब्दों में, आप प्लीज एक भी परिवार चिरंजीवी योजना के कार्ड बनाए बगैर नहीं रहे, जिससे कि टाइम पड़ने पर 10 लाख तक का वो इलाज फ्री करवा सके अपना। सरकारी अस्पताल में हमने IPD OPD अलग फ्री कर रखी है, जहाँ MRI फ्री है, CT स्कैन फ्री है सरकारी अस्पताल के अंदर, और सब ब्लड टेस्ट फ्री, सब फ्री है वहाँ पर, डायलिसिस फ्री है। एक बात जो सुभाष जी ने कही थी आपको मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर मान लो कोई आदमी के 10 लाख में 3, 4, 5 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, 5 लाख ही बच्चे में हैं, उसके घर में तकलीफ आ गई कि किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी या लिवर ट्रांसप्लांट होगा या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा, 10, 15, 20 लाख रुपये लग जाते हैं। हमने फैसला किया है कि ऐसे परिवारों में जिनके और तकलीफ आ गई है और 5 लाख के बच्चे में 5 लाख रुपये बचे रहेंगे और सरकार अलग से 15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये उसको देगी इलाज करवाने के लिए। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं, शायद दुनिया में भी नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने स्कीम को बनाया है और साथ में 5 लाख का बीमा कर दिया है। कोई भी राजस्थान का, प्रदेश का वासी अगर डेथ हो जाती है उसके एक्सीडेंट में या पानी में डूबने से, अभी बच्चे डूब गए थे कई जगह, तो सबके घरों में 5-5 लाख रुपये पहुँच गए, इस योजना के कारण पहुँच गए। तो हम चाहते हैं कि इस योजना में सब कार्ड बनवाए अपना, और जो पैसे वाले उनसे 850 रुपये सिर्फ ले रहे हैं। इतनी शानदार योजना है। 10 लाख का बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा, और एक्स्ट्रा अगर तकलीफ आ गई तो उसकी भी भुगतान सरकार करती है। और सब महिलाओं को, उन परिवार की महिलाओं को एक दे रहे हैं हम लोग 1,35,00,000 मोबाइल फोन दे रहे हैं। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ऑर्डिनरी स्मार्टफोन, और 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री दे रहे हैं साथ में, 3 दिन फ्री दे रहे हैं। ताली जोरदार बजाओ। इंटरनेट फ्री मिल रही है, मोबाइल फ्री मिल रहा है महिलाओं को। वहाँ पर में वो स्मार्टफोन में तो आपको मालूम है आप बात भी कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हो किसी के बारे में, हिंदुस्तान दुनिया के बारे में ज्ञान का भंडार है वो। और साथ में आप जो है कोई बहन बेटी सवासी से बात करना चाहो फोटो के साथ में, फोटो दिखती है आगे वाले की भी, आप आगे वाली फोटो देखो, आपकी फोटो वो देखे, माँ बाप, बेटा बाप, दादी पोता जो भी है, नाना नानी है, आराम से आप उसको यूज कर सकते हो। वो फोन बनने में तकलीफ आ रही है, दुनिया भर में चिप्स जो है
उसका क्राइसिस चल रहा है। फिर भी हमने कंपनी से बात करी है, बनते जाएंगे, मारते जाएंगे। 1,35,00,000 लोगों को। राजू ने कहा, सोलंकी जी ने, कि साहब यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग वो बननी चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव दिया उन्होंने। आपको याद होगा कि मैंने एक बजट के अंदर घोषणा की थी, पावटा में ओवरब्रिज बनाने की घोषणा की थी। वही बहुत कॉस्टली थी, परंतु बाद में नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है, उनको मैं एक मीटिंग में साथ था वीसी के अंदर, तो हमने कहा क्यों, इनके पास में टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाई है और अगर पूरा ट्रैफिक जाम रहता सोर्स गेट होते हुए तो अगले चौराहे तक जाता, अगर ओवरब्रिज जाता ओवरब्रिज जाता अगर मान लो, तो वो परमानेंट काम होगा। मुझे कहना चाहिए कि नितिन गडकरी इस मामले में बहुत प्रोग्रेसिव है। तत्काल उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस काम को डीपीआई बनवाता हूँ और टीम भेजता हूँ। उन्होंने टीम भेज दी जोधपुर के अंदर, एलएनटी वालों की टीम देख के चली गई, क्योंकि इतना बड़ा काम है कि वो स्टेट गवर्नमेंट तो 20 साल नहीं कर पाती। तो हमने फिर पावटा वाला आइडिया को विड्रॉप करके वो क्या करते हैं, अभी मेरी 10 दिन पहले उनसे बात वापस हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने एक टीम बना दी, गठित कर दी है जो डीपीआई बना रही है। अगर डीपीआई सक्सेसफुल बन जाती है, क्योंकि सोर्स गेट में एरिया सकड़ा है, तो वहाँ अंडरग्राउंड रोड बनानी पड़ सकती है, कहीं ओवर कहीं अंडर बनानी पड़ सकती है, हो सकता है टाइम उसमें लगे, तो वो मुझे बता देंगे महीना भर के अंदर कि वो क्या करना चाहते हैं। वो नहीं कर पाएंगे, हाथ खड़े कर देंगे, मान लीजिए भाई मजबूरी है, नहीं बन रही है, तो वापिस फिर जो राजू कह रहे थे वो प्रस्ताव देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे से फिर इसको कैसे बना सकती है, वो हम देखेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक जो मैं कहना चाहूँगा कि एनके सिंह जी हमारे रॉयल फैमिली के दामाद हैं। एनके सिंह जी जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये वित्त आयोग इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो जो तय करता है किस राज्यों को किस फॉर्मूले से पैसा मिलेगा, राज्यों को क्या क्या वहाँ होने चाहिए, वो तय इम्पोर्टेंट सरकार को मानना पड़ता है। तो हमने उनसे बातचीत करी, उन्हें 4-5 हजार हमने एक्स्ट्रा दिए उनको। उनमें फिनटेक यूनिवर्सिटी का भी था, ये जो अभी स्वारगरी कर रही थी। उन्होंने रिकमेंड कर दिया भारत सरकार को। हमारे यहाँ के लोकल एमपी ने कहा कि ये कि उनको लग गया भाई कि अगर मान लो एनके सिंह जी ने रिकमेंड किया तो बनना ही है, कि जोधपुर में बनना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था मामला। और मैंने क्या किया, बजट के अंदर जब केंद्र से मैंने बात करी तो वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, जोधपुर में बनाते हैं। तो मैंने इतना बड़ी प्रोजेक्ट करीब 600 करोड़ की है, वो मैंने घोषणा करी जोधपुर में बनेगा, फिनटेक यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक है। उसके बाद में जो मांग करने वाले गायब हो गए, जो मंत्री जी बने बैठे हैं दिल्ली में, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने मांग की थी जोधपुर में बनना चाहिए, मैंने मांग मंजूर कर लिया आपकी, मेरा भी इंटरेस्ट जोधपुर के अंदर है। तो अब आपकी केंद्र सरकार मना कर रही है, पैसा नहीं दे रही है। आपके लिए बहुत छोटा काम है ये। पहला फेज 400 करोड़ का है, दूसरा फेज 200 करोड़ का होगा, 600 करोड़ टोटल इस प्रकार से है। टेंडर हो गए हैं, वर्क ऑर्डर दे दिए हम लोगों ने। तो क्या 400 करोड़ रुपये केंद्र सरकार जो रिकमेंडेशन की हुई है वित्त आयोग की, वित्त कमीशन की, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है ये, संविधान के अंतर्गत बनता ही है, उसका कोई चर्चा ही नहीं, अब बात ही नहीं करते। तो ये मैं निवेदन करना चाहूँगा केंद्रीय मंत्री जी से भी, कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे राजनीति के हम हट के बात करें, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है देश के अंदर। हमारी लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई होती है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, तभी ये देश एक अखंड रहा है। 75 साल के बाद में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। यहाँ इंदिरा गांधी ने जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया यहाँ पे देश के अंदर। बांग्लादेश का उदय करवा दिया पाकिस्तान के अंदर, क्या क्या नहीं हुआ देश के अंदर। तो देश एक रहा है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सब साथ लेके चले। और तो और आप देखिए, भाषाएं अलग तरह की, आप लोग जाते होंगे देखते होंगे बंगाली क्या लिखा हुआ है, तमिल क्या है, तेलुगु क्या है, मलयालम क्या है, समझ में आता ही नहीं है किसी के भी। पंजाबी, गुजराती और
मराठी समझ में नहीं आती है। जब समझ में नहीं आती है अगर मान लो भाषाएं, फिर आप एक कैसे रह सकते हो, कैसे एक रहोगे? रशिया टूट गया, 16 टुकड़े हो गए रशिया के, जो हमारा मित्र राष्ट्र था, अमेरिका के मुकाबला में हमें वो सहयोग करते थे, उनके टुकड़े खुद के हो गए। अभी तो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ में। अब बताइए, आप इस देश को एक अखंड रखना चाहते हैं तो जो संविधान में लिखा हुआ, आपके संविधान में हम शपथ लेते हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उस शपथ का पालन तो हम करें कम से कम, तो झगड़े मिट जाएंगे आपस के अंदर। अपना भी सब एक होकर चलेंगे हम लोग, समानता का अधिकार उसके अंदर है, सर्वधर्म संभाव की बात उसके अंदर है, लोकतंत्र उसके अंदर है। अभी तो राज कर रहा था, ईडी कर रही है राज देश के अंदर, आतंक मचा रखा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई छापे पड़ रहे हैं लोगों के यहाँ। सरकार बदलने के लिए आप देख लो क्या क्या नहीं हो रहा है। कर्नाटक की सरकार बदल दी, मध्य प्रदेश बदल दी, अभी हाल ही में महाराष्ट्र बदल दी, राजस्थान में उनकी दाल नहीं गली, वरना अभी आपके सामने मुख्यमंत्री दूसरा खड़ा होता। आपके आशीर्वाद से 34 दिन तक एमएलए ने साथ दिया मेरा, 34 दिन तक जैसलमेर में और जयपुर में सरकार बचा ली, वरना अभी आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, ये लोकतंत्र है क्या? आप पैसा देके 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ खरीद रहे लोगों को। हमारे पास एमएलए अगर होटल से बाहर जाते 10 करोड़ पहली किस्त मिल रही थी उनको, पहली किस्त मिल रही थी। बताइए आप, तब एक नहीं गया। बताइए आप, इंडिपेंडेंट थे, बीएसपी के लोग थे, उसमें बीटीपी के लोग थे, सीपीएम के लोग थे, कोई नहीं गया, तब सरकार बची हमारी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये इनका रास्ता अच्छा नहीं, जो रास्ता अपना रखा है वो आपको हमको सोचना पड़ेगा कैसे क्या करें। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, कोरोना के अंदर मेरा आना कम हुआ, कोरोना के कारण से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हार्ट वार्ट की, तो कोरोना के पोस्ट कोविड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर लोगों को तकलीफ दे रहा है। कोई थकावट आती है केहू के किडनी, केहू के हार्ट, केहू के लीवर, केहू के और कोई प्रॉब्लम। डॉक्टर चिरानवी परसों बोल रहे थे टीवी के अंदर कि कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है पोस्ट कोविड, 30-40% लोगों को होती है। मेरे को हार्ट का वो स्टेंट लगाना पड़ा, अचानक ही बच गया आप लोगों की अभी सेवा करने का। मुझे लगता है भगवान ने क्या रखा मेरे को, इसलिए मैं बचा हुआ हूँ कि वरना में चला तो ऊपर। जिस प्रकार का वो डॉक्टर बता रहे थे मेरे को कि वो मेरे स्टेंट लगा है, तो मुझे लगा अभी राजस्थान प्रदेश और जोधपुर राज्य की सेवा करना मेरा बाकी लिखा हुआ था। आपकी दुआएं मेरे साथ थी तो मैं बच गया और मैं आपके सामने खड़ा होकर सेवा कर रहा हूँ। बाकी इंदिरा गांधी के नाम से जैसे योजना चल रही बहुत शानदार, अभी कुंती देवड़ा कह रही थी कि और ज़्यादा हम खोलने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे काम जोधपुर में हुए हैं और अच्छे काम ही होंगे आगे भी। आप निश्चित रहो, जो मांगोगे वो मिलेगा आपको, ये समझ लो आप। तो एमएलए को मैंने कह रखा है, एमएलए को, तमाम एमएलए को, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता जल्द नहीं थकने वाला हूँ, ये मैंने कह रखा है। उसी ढंग से काम रास्ता में हो रहा है, यही बात कहता रहा। आप सबको मैं बहुत बधाई दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग सब बहुत ही मजबूत हैं। आपने बहुत लंबे समय से जिस प्रकार से साथ दिया है, उसी कारण से मेरी कलम में ताकत है, उसका मैं उपयोग कर रहा हूं और जोधपुर में कोई कमी नहीं रखेंगे आगे भी। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री कुश गहलोत, श्री बलदेव सिंह जी। कुश गहलोत स्थानीय पार्षद है और बलदेव सिंह जी मनोनीत पार्षद, साथ ही कुछ नागरिक जन आभार प्रकट करना चाहते हैं। बाजी तालाब के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और विकास के लिए जो घोषणाएं हुई हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो किया है उसके लिए श्री कुश गहलोत और साथ में श्री बलदेव सिंह जी। कुश गहलोत स्थानीय पार्षद हैं, बलदेव सिंह जी मनोनीत पार्षद और साथ में नागरिक जन, और जो विकास कार्य की घोषणाएं, जो विकास कार्य चल रहे हैं वो
ये फूलों के हार इसी तरह से गले में पड़ते रहें। आने वाले समय में भी ईश्वर करे हमें हर बार ऐसे ही मुख्यमंत्री मिलें। अगली बार जब भी इलेक्शन हो, ये वादा करें हम कि हमें यही मुख्यमंत्री हमें हर बार मिले जो विकास पुरुष कहे जाते हैं। हटा लिया। साथ ही आपको ये बता दें कि प्रदर्शनी जो बाहर लगी वो आज यहीं पर रहेगी, लेकिन कल से प्रदर्शनी 15 दिनों तक सूचना केंद्र में लगेगी। आप जरूर उसका अवलोकन करें। लोगों के दिलों की भावनाएं हैं, ऐसा जननायक हमें हर बार मिले जब मैं बहुत करीब से जानता हूं, सिर्फ चेहरे पढ़कर हमारी समस्याएं समझ जाता हूं। कहने की आवश्यकता नहीं होती, उससे पहले समस्याओं का समाधान विकास के द्वार खुले और इस शहर को ही नहीं पूरे राज्य को कैसे एक सुनहरी तस्वीर में बदल दिया जाए, ताकि देश भी याद रखे कि हाँ कार्य किस तरह से होते हैं। निवेदन श्री अब्दुल करीम जॉनी साहेब उप महापौर नगर निगम उत्तर बधाने और धन्यवाद ज्ञापित करें। अब्दुल करीम जॉनी उप महापौर नगर निगम उत्तर धन्यवाद ज्ञापन करें। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हम सबके हक नजीब